हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ये एडीओ का आज जो है चौथा दिन है। ठीक है, बहुत से लोग जो है कुछ कुछ कमेंट कर रहे थे, उसका रिप्लाई भी देना मुझे बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो, बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये बोर्ड में दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो मैंने कुछ नया बोर्ड ऑर्डर किया हुआ है। तब तक एक दो क्लास लगेगा, उसके बाद जो है मैं नया बोर्ड ले आऊंगा। ठीक है, और लगातार जो है एडीओ की क्लासेस चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में, लगातार सारे सब्जेक्ट की आएगी। मैं आपको बता दूं, एडीओ की जो है सारे सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है क्लासेस आएगी। आप बेफिक्र रहिए, सारे सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए। आज एक है एडीओ। एडीओ को कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? संविधान और हिंदी देखेंगे। ठीक है, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि जो है सीजी पोर्शन भी कराइए। भाई सभी को कराऊंगा। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप बेफिक्र रहिए, जो करा रहा हूं बिंदास करिए। मुझे भी चिंता है सारे सब्जेक्ट को क्लियर कराने की। ठीक है, और जो भी बातें बोलनी है कमेंट में मुझे बोलिए, और मुझे बोलिए, मैं तुरंत उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम संविधान में क्या देखेंगे। मौलिक अधिकार। ठीक है, सीधा पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि ज्यादा देखो कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण बातें बोलना भी जरूरी रहती है, क्योंकि आपकी बातें रहती है, कमेंट के थ्रू आपने बातें की होती है मुझसे। ठीक है, ये सभी बातें हो गई। चलिए आज देखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बहुत से लोग जो नए फ्रेशर हैं उनको ये पता भी नहीं, ग्रेजुएशन भी निकाल लिया, संविधान में कितने हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है। तो बिंदास रहिए, जो फ्रेशर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी रिवीजन भी होगा और बहुत बेहतरीन ढंग से जो है क्लासेस लगेगी। और मैं बार बार बोलता हूं, हैंड नोट बना लीजिए। ये एडीओ के एग्जाम ही बस में नहीं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में काम आएंगे। क्लियर हो गया है बातें? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार जो है वे नैसर्गिक अधिकार है, जिसे, ध्यान से समझना, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिसे ना तो कोई प्रधानमंत्री आपसे छीन सकता है, ना कोई मुख्यमंत्री आपसे छीन सकता है, ना कोई सांसद छीन सकता है, ना तो कोई विधायक आपसे छीन सकता है, ना कोई कलेक्टर आपसे छीन सकता है, ना एसपी डीएसपी कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो मौलिक अधिकार वे नैसर्गिक अधिकार है। याद रखिए, वे नैसर्गिक अधिकार हैं जो मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको ध्यान में रखना, मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। आप अगर पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भैया संविधान ने हमें कितने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम उनको तो अपने अधिकार के बारे में पता हो कि संविधान ने हमें कितने अधिकार दिए हैं। वर्तमान में अभी संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। पहले 7 था, अब वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? वर्तमान में, अगर कभी पूछना रहेगा वनडे एग्जामों में, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो मैंने यहां पर लिख दिया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान से समझिए, एक एक चीज पूरे बारीकी डिटेल से समझ आएगी, मैं इतनी गारंटी कर सकता हूं। बहुत से देखना, 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार के 6 अलग अलग वीडियो बनते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। मैं इसमें थोड़ा वीडियो भले लंबा जाएगा, लेकिन 6 के 6 मौलिक अधिकार पूरे डिटेल से बताऊंगा। आप वीडियो के अंत में जब होगा, वीडियो समाप्त होगा, तो लगेगा कि अच्छा, पूरे संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं पूरे डिटेल से हमको समझ आ गया, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट एग्जाम में जहां जहां पर भाई पूछेगा, मैं पूरे डील करते हुए चले जाऊंगा। चलिए, सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भैया जो मौलिक अधिकार है वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर हो गया ये बातें? हमारे देश में जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। मैं पूरा का नाम बताऊंगा, पूरे के डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बशर्ते मेरे साथ वीडियो में ध्यान से रहिए, और जो गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह पूछते मैं पूरा बताते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है, 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है क्या है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब ये समझना है, आपको एक एक अनुच्छेद याद करना पड़ेगा, और मैं आपको याद कराऊंगा भी, आप बेफिक्र रहिए उसके लिए। क्लियर हो गया?
चलिए, हमने क्या चीज सीखी? मौलिक अधिकार क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में भी 6 मौलिक अधिकार हैं और ये अनुच्छेद जो है, जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक है। क्लियर हो गया ये बातें? मेरे साथ याद करते हुए चले जाना है आपको। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 12। ध्यान से पढ़िए अभी, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। अगर डायरेक्टली यही पूछा जाता है अनुच्छेद 12 में किस बात की चर्चा है, राज्य की परिभाषा, बात खत्म। आप इतना ही याद रखिए। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। बस इतना ही ध्यान रखिए, कभी अनुच्छेद इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा इसको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में आपको एक लाइन में क्या याद रखना है? राज्य की परिभाषा, बात खत्म। क्लियर हुआ? आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है तो अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। बस आप इतना ही ध्यान रखिए। चलिए, लेकिन इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है, उसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित निकाय शामिल हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्न निकाय शामिल है, जैसे कि भारत की सरकार व संसद। भारत की सरकार व संसद राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित निकाय शामिल है, भारत की सरकार व संसद, सभी राज्यों के सरकारें व विधानमंडल। क्लियर हो गया? भारत सरकार के नियंत्रण सभी स्थानीय एवं प्राधिकारी, ठीक है। इसको अगर याद भी नहीं रखोगे चलेगा, सीधा एक लाइन में याद रखना, अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं अनुच्छेद 13। इस देश में संसद जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को सीमित या नष्ट करता हो। ध्यान से आप समझिए। देखो, ये 12 और 13 तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मेन मजा अनुच्छेद 14 से स्टार्ट आएगा। मैं आपको शुरू में बता देता हूं, 12 में क्या रखना है? राज्य की परिभाषा, ठीक है। 13 को भी देखेंगे अभी, ठीक है। 14 से मजा आएगा कि भैया हाँ, संविधान में कैसे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो कोई भी इस संसद या देश में कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का क्या कर दे? सीमित करे, या मूल अधिकारों को कम करे, या मूल अधिकारों को नष्ट कर दे। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा। अगर ऐसा कानून बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। अब ध्यान से समझिए इसे कैसे, ठीक है। मान के चलो कल के दिन संसद ये कानून बना दे कि भैया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ऐसा अगर कानून ला दिया तो कल के दिन ऐसा कोई कानून ला दिया कि जो है हम जो है आपसे काम करवाएंगे, लेकिन आपको काम के बदले जो है पैसा नहीं देंगे, बेगारी आपको काम करवाएंगे। अगर ऐसा कानून ला दिया तो, अरे एग्जाम्पल के लिए समझिए आप, मान के चलो कोई कल के दिन ऐसा कानून ला दे, आपको जो है एक जुर्म के लिए 2 बार सजा दी जाएगी। मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी क्या क्या बताया। अगर मान के चलो आपको ये बोल दिया जाए कि भैया जो आपको शिक्षा नहीं दिया जाएगा, शिक्षा से वंचित किया जाएगा, कर दिया जाएगा। मान के चलो कल के दिन कोई ऐसा कानून ला दे कि हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, छोटे छोटे बच्चे को कोई शिक्षा नहीं दिया जाएगा, हमारे देश में सभी लोगों को अनपढ़ रखा जाएगा, आपको सिर्फ बेगारी में काम करवा जाएगा, उसका कोई जो है क्या किया? पैसा नहीं दिया जाएगा। मान के चलो आपको, मान के चलो आपने एक बार जुर्म किया, उसको एक बार आपको सजा मिल गई। अब मान के चलो उसी जुर्म के लिए आपको फिर दोबारा सजा दी जाएगी, एक ही जुर्म के लिए फिर 3 बार सजा दी जाएगी। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, अगर इस तरह की ऐसे कानून लाता है, मूल अधिकार को सीमित या नष्ट किया जाता है, तो अगर कानून आएगा कल के दिन तो सुप्रीम कोर्ट जो उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। बोलेगी सुप्रीम कोर्ट, ओए भैया तुम्हारा कानून अपने साइड में रखो। तो इसलिए मूल अधिकारों का संरक्षक किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, ठीक है। कल के दिन कोई बोल दे, कल के दिन कोई संसद ये ऐसा कानून ला देगी, कल के बाद जो है हमारे देश में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ऐसा कानून ला दिया संसद, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी ओए भाई साहब ऐसा कानून नहीं आ सकता, ठीक है, चलिए तुम्हारा कानून अपने जेब में रखिए, सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक घोषित कर देगी, काट देगी, चलो जाओ यहां से। तो सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाते हैं, ठीक है। तो यही अनुच्छेद 13 में, अगर कोई भी ऐसा कानून नहीं ला जा सकता जो आपके मूल अधिकार को सीमित या नष्ट करता है, अगर कोई ऐसा, अगर मूल अधिकार को सीमित या नष्ट करता है तो उसे क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? असंवैधानिक घोषित कर देगी। क्लियर हो गया? ये था अनुच्छेद 13। याद मेरे साथ देखो, अब याद करते चले जाना है, मेन खेल तो मजा अनुच्छेद 14 से आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? एक लाइन में याद कीजिए, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है? कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट कर दे। अगर ऐसा करता है, ऐसा कानून लाता है संसद, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगी। यह हो गया अनुच्छेद 13 तक। चलिए अगला देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। 12 और 13 को हमने देख लिया। अब देखेंगे यहां पर अनुच्छेद 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 12 को देख लिया, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 को देख लिया। मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं। देखो यहां पर मैं लिखते हुए चला जा रहा हूं। यह पहला मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता का अधिकार।
डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ध्यान से मेरी ओर समझिए, इसको फॉर्मेट में आपको बता देता हूं, ठीक है? आपको एक और मैच द फॉलोइंग करके दे दिया जाएगा, एक और अनुच्छेद दे दिया जाएगा। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद है, ऐसा आपको मैच द फॉलोइंग करके मिलाना पड़ता है। तो 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता का अधिकार। यहां पर मैंने लिख दिया है पहला, समता का अधिकार। और ये कितने अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, क्योंकि 12 और 13 देख लिए। क्लियर हो गया? अब जो 6 मौलिक अधिकार है, पहला कौन है? समता का अधिकार। ये 14 से लेकर 18 तक है। अब ये अनुच्छेद 14 को पढ़ना है, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को। याद रखिए, पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता, समता का अधिकार है। और इसमें कितने अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद है, 14 से लेकर 18 तक। समझना है, ध्यान से समझिए, ठीक है? अब देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है। आप अनुच्छेद वाइज याद रखना है, ठीक है? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष सभी समान हैं। पहली बात, इसके गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? अनुच्छेद 14 है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर विधि के समक्ष सभी समान है, निम्न में से किस अनुच्छेद में है, ऐसा आपको अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद याद रखना है। मैं बार बार आपको बोल दूं, गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्मेट भी बताते हुए चला जा रहा हूं आपको मैं, ठीक है? देखो, 6 मौलिक अधिकार, हम पहला क्या देखते हैं? समता का अधिकार। क्लियर हो गया? पहला क्या है? समता का अधिकार। उसके बाद दूसरा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। मैं लाइन से 6 के 6 मौलिक अधिकार एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर हो गया? फॉर्मेट, चलिए, पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद कितने से कितना तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, क्योंकि पूछा जाता है समता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 तक। अब एक एक अनुच्छेद को आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष सभी समान है। विधि के समक्ष सभी समान का मतलब क्या है? अगर मान के चलो कोई एक गरीब व्यक्ति, चलो कोई गरीब व्यक्ति किसी को मार दिया, एक अमीर व्यक्ति है उसने भी किसी को मार पीट दिया, तो भैया दोनों को जो सजा होगी, दोनों को सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो अमीर आदमी है तो उसको छोड़ दिया जाए। मान के चलो कोई शाहरुख खान है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, किसी को डंडे से मार दिया, और तुम गरीब आदमी, तुमने भी किसी को डंडे से मार दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि शाहरुख खान बड़ा आदमी है तो उसे छोड़ दिया जाए, और तुम गरीब हो तो तुम्हें पकड़ कर ले जाया जाए। ऐसा नहीं होगा। इसी को बोला गया हो, इसी को बोला गया है विधि के समक्ष सभी समान है। अमीर हो, गरीब हो, जो आप दंड करोगे, जो आपको एक गरीब को सजा मिलेगा, वही सजा वो एक अमीर व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना, विधि के समक्ष सभी समान है, कानून सभी के लिए बराबर है, इसी को बोला जाता है। समझ आ रहा है? मान के चलो किसी को आपने जो है चाकू से क्या उनके पेट को चीर दिया, और मान के चलो उधर अमिताभ बच्चन ने भी किसी के पेट को चीर दिया, उसके फैन नाराज नहीं होंगे, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा भैया कि जो है अमिताभ बच्चन को छोड़ दिया जाएगा। कानून सबसे बड़ा है, विधि के समक्ष सभी समान। बात हमारे बताने का मतलब यही है कि अमीर हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, कानून सभी के लिए समान है। आपको भी वही सजा मिलेगा, एक गरीब व्यक्ति को भी वही सजा मिलेगा। ये किस बात में? अनुच्छेद 14 में है। और यही अनुच्छेद याद रखते हुए चले जाना है, एक एक अनुच्छेद याद रखना है। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष सभी समान है। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं अनुच्छेद 15। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है। अब मान के चलो संविधान ये बोलता है बाबू आपको कि आप जो है किसी भी जाति में हो, किसी भी जाति में पैदा हो, किसी भी धर्म को आप मानते हो, कि कहीं पर भी आपने जन्म लिया हो, किसी भी प्रकार से आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद आ रहा है? अगर आप बोलेगे कि अरे भैया ये निम्न जाति में पैदा हुआ, अरे ये इस धर्म को मानता है, ये इस लिंग का आदमी है, ये इस जाति का आदमी है, आप कोई भेदभाव नहीं रख सकते। याद रखना, भेदभाव प्रतिषेध है, दंडनीय अपराध है अगर आप भेदभाव रखते हैं तो। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 में है। कोई भी धर्म हो, ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर आप जो है भेदभाव प्रतिषेध है। याद रखना है। मान के चलो आप जो है कहीं पर तालाब है, कहीं पर तालाब है, और वहां पर कोई अन्य जाति का व्यक्ति पानी पी रहा है, आप उसे नहीं मना कर सकते, अरे तुम अलग जाति को यहाँ पर पानी नहीं पियोगे, तुम अलग जाति को यहाँ पर होटल में खाना नहीं खाओगे, दूर हटो दूर हटो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह अनुच्छेद 15 में बोला गया है आप किसी भी प्रकार से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव प्रतिषेध है। ठीक है, मान के चलो कहीं कोई व्यक्ति है, आपके गांव में आए, आपके शहर में आया, कहीं पर ट्यूबवेल से पानी पी रहा है, आप उसे मना नहीं करेंगे कि आप अलग जाति के यहाँ पर पानी नहीं पिएंगे, आप यहाँ पर नहीं घूम सकते, आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते, आप अलग जाति के हैं, यहाँ पर आप जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये प्रतिषेध है, ये दंडनीय अपराध है। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में है।
क्लियर हो गया। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष सभी समान हो, अमीर हो या गरीब हो, जो भी सजा करेगा, जो भी जैसा जुर्म करेगा उनको सभी के लिए समान सजा का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अगर कोई जो है अपराध करता है तो उसे उसके पद पर रहते हुए उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, याद रखना। मान के चलो कोई राज्यपाल है, एक आम आदमी का सिर को फोड़ दिया, तो उसके पद पर जो है रहते हुए उसके ऊपर जो है मुकदमा आप नहीं चला सकते। कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर है तो क्या उसके ऊपर मुकदमा चला सकता है? फौजदारी मुकदमा की बात कर रहा हूं। फौजदारी में क्या आता है? मारपीट, हत्या, बलात्कार, ये सब फौजदारी में आता है। तो आपको ऑप्शन कैसे पूछे जाएगा, अगर जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर हैं और क्या उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है? नहीं। याद रखना, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है, किसी को डंडे से मार दिया, तुम बोलोगे कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर करूंगा, फौजदारी का मुकदमा चलाऊंगा, तो नहीं हो सकता भैया। अगर वो पद पर है तो उसके ऊपर मुकदमा आप नहीं चला सकते, फौजदारी मुकदमा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया उसको छोड़ दिया जाए, तो फिर विधि के समक्ष समता का मतलब ही क्या रहेगा? फिर अगर जिस दिन वो अपने पद से हटेगा फिर उसके ऊपर जो है क्या चलेगा? मुकदमा चलेगा, फौजदारी मुकदमा। क्लियर हो गया? ये समझ आ रहा है? बारीकी ऐसे ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एडीओ में तो काम आएगा गवर्नमेंट। और जैसे इंडिया भारत के जिस भी कोने में संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उसमें यही सेम रहेगा, अनुच्छेद थोड़ी ना बदल जाएगा वहां पर एग्जाम दिलाएंगे तो। इसलिए आप अपना हैंड नोट रखिए, बेहतरीन क्लास लगेगा, बेहतरीन समझाने में कोई टाइम भी लगेगा। अभी 3.5 महीने का समय, आराम से पढ़िए, हैंड नोट बनाइए, एक बार आप जो है पढ़ लिए तो आपको बार बार जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन का काम आएगा। तो अनुच्छेद 14 समझ आए, विधि के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश जो है जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 16, शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता। अभी जैसे एडीओ का एग्जाम आया हुआ है, सरकारी नौकरी पर सभी को समानता है भैया, सभी फॉर्म फिलअप कीजिए। आपको बोला गया है क्या कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते? कि किसी और को बोला गया है कि इस जाति के बस लोग फॉर्म डालेंगे या इस धर्म के बस लोग फॉर्म डालेंगे? ये अनुच्छेद 16 यही अधिकार देता है कि शासकीय सेवाओं में क्या है? अवसर की समानता है, सभी लोग। ये तो 16 पूछे, ऐसे अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 16 में निम्न बात की चर्चा है, ऐसा, या फिर ऐसा पूछ दिया जाएगा कि शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद पूछे जाते हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं, याद रखिए क्या क्या बातें हैं। क्लियर हो गया? आपको पूछ देगा शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। क्लियर हो गया बातें? ऐसे ही पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 17। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। ठीक है, आप मान के चलो कोई व्यक्ति है, कोई अन्य जाति का है, आपको छू दिया, आप बोले कि अरे हम छुआछूत मानते हैं, आपके हाथों का पानी नहीं पिएंगे, आपके हाथों का हम खाना नहीं खाएंगे, आप यहाँ पर मत बैठिए, हमें छुआछूत है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 16। ठीक है, याद रखिए। अस्पृश्यता को अगर आप बढ़ावा देते हैं कि नहीं वो अलग जाति का है, वो अलग मजहब का है, भैया इससे दूर रहिए, हम नहीं बोलेंगे, आपके हाथों का नहीं खाना खाएंगे, ऐसा छुआछूत को अगर आप बढ़ावा करते हैं तो आप दंडनीय अपराध है। और अस्पृश्यता का अंत संविधान में बोल दिया गया है अनुच्छेद 17 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। ये जितना बता रहा हूं बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखें, अनुच्छेद ऐसे ही याद रखना है। आप यकीन रखिए, गारंटी रखिए, एडीओ की सारे सब्जेक्ट क्लियर कराए जाएंगे, बेहतरीन ढंग से कराए जाएंगे, आपके पास पर्याप्त समय है, इसलिए एंजॉय से पढ़िए आप। कोई पैनिक मत लीजिए, कोई माइंड में प्रेशर मत लीजिए। ठीक है, हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 17 समझ आया? अस्पृश्यता का अंत है भैया, छुआछूत को बढ़ावा नहीं करना है, ये दंडनीय अपराध है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। पहले क्या होता था कि भैया व्यक्ति को कुछ अच्छा कारनामा किया उसे उपाधि मिल जाती थी, जैसे नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि दी गई उसको। ठीक है, तो उपाधियों देने से क्या होता था? लोगों में असमानता देखने को मिलता था, अरे वो उसको राय बहादुर की उपाधि मिल गई, उसको नाइटहुड की उपाधि मिल गई, और हम गरीब आदमी, आम आदमी, तो लोगों में असमानता देखने को मिलती थी। तो ये इस उपाधियों को बंद कर दिया गया है, इसमें क्या है? लोगों में असमानता देखने को मिलती थी, तो ये 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। लेकिन जो है भारत सरकार जैसे पद्मश्री आपको देगी, पद्म भूषण देगी, पद्म विभूषण देगी, इसे उपाधि नहीं माना गया बल्कि इसे पुरस्कार माना गया है। समझिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, या ऐसा पूछ दिया जाएगा उपाधियों का अंत जो है इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 18 में है। क्लियर हो गया? समझ है? अब कभी कभी ये पूछ दिया जाएगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण क्या ये उपाधि है? तो नहीं भैया, ये उपाधि नहीं है बल्कि ये पुरस्कार है।
क्लियर हो गया बातें। तो पहला 6 मौलिक अधिकार थे, 6 मौलिक अधिकार थे। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता का अधिकार, जो कहां से है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, हमने 14 से लेकर 18 तक देख लिया। अब देखते हैं दूसरा मौलिक अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। समझ आया मैंने क्या बताया? 6 मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार देख लिए जो 14 से 18 तक है। अब दूसरा मौलिक अधिकार देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने भी आपको क्या बताया, एक और समता का अधिकार दे दिया जाएगा, एक और जो है स्वतंत्रता का अधिकार, एक और जो है इसके अनुच्छेद दे दिए जाएंगे। आप मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो समता का अधिकार पूछे तो 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो 19 से 22 तक है। कितने अनुच्छेद तक है? 19 से 22 तक। अब एक एक अनुच्छेद यहां पर भी पढ़ेंगे, सभी में ऐसे ही पढ़ना है। ध्यान से पढ़िए, आपको मजा आएगा। आप अपने अधिकार को जानिए, और इस वीडियो में आप अपने अधिकार को पूरा जान जाएंगे, पूरे फंडामेंटल राइट्स को जान जाएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, मैंने जानबूझकर एक ही वीडियो में रखा है। बहुत से ऐसे वीडियो देखेंगे जिसमें मौलिक अधिकार के, समता का अधिकार का अलग, स्वतंत्रता का अधिकार का अलग, ऐसे एक ही वीडियो में बनाऊंगा। मेरा मकसद भी है कि कम से कम ये आपका तेज होना चाहिए, आपके अधिकार को जानना चाहिए। क्लियर है? चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक में है। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? याद रखिए किस अनुच्छेद तक है? 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये पूछा जाता है डायरेक्टली, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है। क्लियर हो गया ये बात? याद रखना सबसे महत्वपूर्ण बात, ये स्वतंत्रता के जो अधिकार है इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान का रीढ़ निम्न में से किसे कहा जाता है? तो संविधान का रीढ़ जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, या स्वतंत्रता का अधिकार, आपको ध्यान में रखना है। ये संविधान की रीढ़ बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 19 देखेंगे, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक एक अनुच्छेद आपको याद रखने, जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अनुच्छेद 19 में क्या है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। या ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, आपको पूछने की आजादी है। अब इसका मतलब ये नहीं बोलने की आजादी है, इसका मतलब आप कुछ भी बोल दिए। भाई आपको सदाचार शिष्टाचार की दायरे में रहकर बात करना है। पता चला आप बोलने की तो आजादी है, हमको मीडिया का अधिकार है, हमको पूछने का अधिकार है, हमको सूचना का अधिकार है, हम कुछ भी पूछ ले, कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है। आपको बोलने की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपको सदाचार और शिष्टाचार की भाषा में, दायरा में रहकर बोलना है। मान के चलो आपको बोलने की तो आजादी, हमारा संविधान हमको आजादी देता है बोलने का, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप किसी को मां बहन की गाली दे दिए, आप हमारे सेना के ऊपर बोल रहे हैं, आप हमारे भारत के ऊपर बोल रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसका लांछन लगाने के लिए बोल रहे हैं, किसी का जो है अपमान कर रहे हैं, किसी का बेइज्जती कर रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि हमें तो बोलने की आजादी है। भैया आजादी है आपको बोलने की, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दे। आपको शिष्टाचार सदाचार की दायरे में रहकर बोलना है। आप अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप अपने जो है न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप अपने जवानों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते किसी को मानहानि को ठेस पहुंचे। बोलने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दे, ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। आप जो है किसी, जैसे मान के चलो कहीं पर भी यूनिवर्सिटी बना, उसके लिए बजट पारित है, वहां पर आप जाकर पूछ सकते हो गवर्नमेंट से कि यहाँ पर कितना कितना खर्चा लगा हुआ है, कहां पर कितना कितना पैसा लगा हुआ, कहीं पर सड़क बन रहा है, आप पूछ सकते हैं, आपको पूछने का अधिकार है। ये अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19, ठीक है। आप बोल सकते हैं, ये अधिकार आपको कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, बिंदास बोल सकते हैं। आप एक पीएम से भी नजर से नजर मिलाकर बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान आपको ये पावर देता है। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं, मैंने वही बताया कि आपको सदाचार और शिष्टाचार के दायरे में रहकर बोलना है। पता चला किसी को गाली गलौज करने लगे, किसी को पता चला मानहानि, उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गया, तो बोलना तो आपको आजादी है, लेकिन सोच समझकर सदाचार व शिष्टाचार की दायरा में रहकर आपको बोलना है। आर्टिकल 19, ठीक है। अब आर्टिकल 19 के और उपखंड हैं, ध्यान से समझिए। देखो स्वतंत्रता का अधिकार जो 1900 से लेकर 22 तक है, ठीक है। 19 पर आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, 20, 21, 22, लेकिन 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 19 के और उपखंड हैं, आर्टिकल 19 के और उपखंड है, उसको भी आपको याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं
आर्टिकल 19 पहला ये क ऐसे ही पूछा जाता है। देखो 19 का ख, आर्टिकल 19 के और खंड हैं, याद रखना है, ठीक है। अभी 20 अनुच्छेद 20 में नहीं पहुंचे हैं, 19 के और उपखंड है, उसको देखेंगे। चलिए 19 का में क्या है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको प्रेस मीडिया का अधिकार है, ठीक है। ये आपको यही पूछा जाता है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया का अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 क में है। डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे 19 क में है, ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा। क्लियर हो गया बातें। देखो मैंने अभी आपको बताया वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 उसी का तो उपखंड है ये, ठीक है। 19 का आप भाषण बोल सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, अभी आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप सभा कीजिए, भाषण बोलिए, जो बातें बोलनी है बोलिए। ये जो है करप्शन कर रहा है भैया, ये जो व्यक्ति जो है हमारे जो है देश का पैसा को खा रहा है, या फिर यहाँ पर इतना घोटाला हुआ, आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है। आपको मीडिया वाले देखते हैं सवाल कहीं पर भी घुस जाता है और पूछ देता है, ये अधिकार किसको देता है, मीडिया का अधिकार कौन है, आर्टिकल 19 का, याद रखिए, ठीक है। आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19 का याद रखना। प्रेस और मीडिया का अधिकार किसको है, आर्टिकल 19 का में है, ठीक है। जितने पत्रकार महोदय भाई लोग हमें देख रहे हैं, भैया आपका संविधान में यही अधिकार दिया हुआ है, देखिए आपका अधिकार, आपका अनुच्छेद आपको याद रखना चाहिए, ठीक। भारत के जितने भी लोग हैं उनको कम से कम अधिकार रहना चाहिए। अब मैं हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए, कल के दिन आप भी जो है सांसद से आंख मिलाकर पूछ सके, क्योंकि आपका संविधान आपको ये ताकत देता है, आपको संविधान ये आपको अधिकार देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 खंड का, अगला देखेंगे 19 का ख, ठीक है। अभी 19 अनुच्छेद 19 का ही उपखंड देख रहे हैं, ठीक है। शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शांतिपूर्ण, देखो आप सम्मेलन कर सकते हैं, आप धरना कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण। देखते हैं बहुत से चीजों में देखो ये हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, लेकिन आपको कैसे करना है, शांतिपूर्ण, कोई हथियार रखकर नहीं करना है। यही चीज किसमें की है, बात कही गई है, अनुच्छेद 19 ख में कही गई है, ठीक है। अभी अनुच्छेद 19 का उपखंड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं हम 19 का ग, इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। डायरेक्टली क्वेश्चन देखो भाई, मैं अनुच्छेद आपको याद रखना पड़ेगा और मजा आएगा आपको, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 क में क्या है, भाषण है, प्रेस मीडिया का अधिकार है। 19 ख में क्या है, शांतिपूर्ण, आप जो है हथियार रहित जो है सम्मेलन करने का अधिकार है। 19 ग में क्या है, इसी का उपखंड पढ़ रहे हैं, 19 ग में क्या है, तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सहकारी समिति बनाने का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में है। अभी हाल ही में सीजीपीएससी का जो 2024 में प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गया था, 75(5), 75(4), 75(3) उपखंड ऐसे करके, ऐसा डीपली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, अगर आपको सहकारी समिति बनाने का अधिकार पूछे तो 19 ग, ऐसा आपको याद रखना है, ऐसा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। मैं हर फॉर्मेट को आपको बताते हुए चला जा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 ग, 19 ग में क्या है, सॉरी 19 का घ है, ठीक है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार है, ठीक है। भारत के किसी भी राज्य में आप बिंदास घूम सकते हैं, ये अधिकार कौन देता है, 19 का घ, ठीक है। अनुच्छेद 19 का घ, आप भारत के कोई भी राज्य में जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तराखंड जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, झारखंड जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, शिमला जाइए, आप जो जम्मू एंड कश्मीर जाइए, आप पंजाब जाइए, दिल्ली जाइए, तमिल इधर आंध्र प्रदेश जाइए, पूरे गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप भारत के हर राज्य में बिंदास घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप संचरण कर सकते हैं। ये अधिकार आपको कौन देता है, अनुच्छेद कौन देता है, 19 का घ, ये पूछा जाता है ये। और आप समझिए, आपको मजा आना चाहिए, हमारा संविधान क्या बोलता है, क्या अधिकार दिए दिए हुए हैं, ये इंटरेस्ट से जानना चाहिए, एग्जाम में तो आएगा, अच्छी बात है, ठीक है। भारत के किसी भी कोने में आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अनुच्छेद 19 घ। क्लियर हो गया। तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार, देखो मौलिक 6 अधिकार है, हमने देखा समता का अधिकार, हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, अभी 19 में ही आए हुए हैं, ठीक है। 19 के और उपखंड अभी बचे हुए हैं, ठीक है। फिर 20 में आएंगे, 21 में आएंगे, फिर 22 में आएगा, ठीक है। मजे से पढ़िए, बिंदास से पढ़िए, थोड़ा है नहीं।
चलिए अगला देखते हैं, हमने क्या देख लिया, जो अनुच्छेद 19 के क्या थे, जो उपखंड थे, उन्हें उपखंड का 19 घ तक देख लिया। अब अनुच्छेद जो 19 के घ के आगे देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 का ही उपखंड अभी देख रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। अगला है 19 अंगा, ठीक है। इसमें क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास और बस जाने का अधिकार है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी आर्टिकल 19 ही पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 19 के 6 उपखंड हैं। आर्टिकल 19 में कितने हैं, 6 उपखंड है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो हमने आर्टिकल 19 क, आर्टिकल 19 ख, आर्टिकल 19 ग, आर्टिकल 19 घ, आर्टिकल 19 अंग, आर्टिकल 19 छ, यहां तक देखेंगे तब आर्टिकल 19 जो है समाप्त होगा, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं? चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 19 अंगा में क्या बोला गया है कि भैया आप भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास और बस जाने का अधिकार है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा, अब क्या है, आप भारत के कोई भी राज्य में जाइए, वहां पर आप निवास कर सकते हैं, वहां पर आप बस सकते हैं, वहां पर आप रह सकते हैं, वहां पर अपना जीवन का गुजर बसर कर सकते हैं। अब निवास करने का बोल दिया, इसका मतलब यह नहीं कि भैया आप जो छत्तीसगढ़ के यहाँ जाकर के उत्तर प्रदेश में किसी के घर में जाकर बैठ गए। हमें संविधान ने तो यह आजादी दी है कि हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। मार के भगा देगा वहीं से। अरे भैया आप वहां पर जमीन लीजिए, अपने नाम पर रजिस्ट्री कराइए, घर खरीदिए, तब रहेंगे ना। किसी को बोल दिया भैया हमें तो संविधान ने ये दिया हुआ है, हमें अधिकार दिया हुआ है, तुम यहाँ पर खाली करो, तुम घर वाले मध्य प्रदेश के भैया एक घर वाले खाली करो, हम जाएंगे, हमारा संविधान 19 अंगा हमको यह अधिकार देता है। ऐसे मत करिए भैया, आप जो है लीगली तरीके से जाएंगे ना। आप देखो, ये 19 अंगा क्या बोलता है आपको कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर के बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन वहां लीगल तरीके से बसेंगे ना। पता भाई वहां जमीन खरीदिए, आप रहिए बढ़िया सा, तो आप रह सकते हैं, है नहीं? तो ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के आप किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर के बस जाने का, निवास करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 का उपखंड का अंगा, ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 19 का 6। अभी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत और उपखंड उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। व्यापार और कारोबार करने का अधिकार, आप भारत के किसी भी राज्य में जाएंगे, वहां पर आप कारोबार कर सकते हैं, वहां पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, वहां पर अपना व्यापार कर सकते हैं। ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार 19(6) देता है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है। क्लियर हो ये बातें? तो अनुच्छेद 19 में कितने उपखंड हमने देखे? अनुच्छेद 19 में 6 उपखंड देखे, 19 का, 19 ख, 19 ग, 19 घ, 19 अंगा, 19(6). तो आपका अगर आपसे ये पूछे कि किसी भी राज्य क्षेत्र पे अपना व्यापार कारोबार कर सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19(6). आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश या राजस्थान का व्यक्ति आया हुआ है, यहाँ पर भैया बढ़िया सा होटल डाल दिया है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का व्यक्ति कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार गया है, वहां पर कोई अपना बिजनेस कर रहा है। दिल्ली का आदमी महाराष्ट्र में गया हुआ है, वहां पर कोई बढ़िया सा दुकान डालकर, बड़ा बड़ा उद्योग लगाकर बिजनेस कर रहा है। ये अधिकार कौन देता है? हम देखते हैं 19(6) देखते हैं, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाइए, आप क्या कर सकते हैं? वहां पर व्यापार, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19(6) ऐसे आपको पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। अब ये तो हुआ 19। देखो दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हम कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक। ध्यान से समझिए, आपको ध्यान से ये समझना है कि संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हमने पहला अधिकार क्या देखा था? समता का अधिकार। समता का अधिकार क्या था? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा? स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 तक है। अभी 19 और 19, अनुच्छेद 19 देखे तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी उपखंड है, उसको देखें। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 20। ध्यान से एक एक अनुच्छेद को पूछा जाता है। डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में आप जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आर्टिकल आपको पूछ दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 20 देखते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 20 में निम्न किस बात की चर्चा है, या ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। ऐसे ही आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में है। अब ध्यान से ये समझना है, जैसे कि अनुच्छेद 19 में उपखंड थे ना, वैसे ही अनुच्छेद 20 में भी देखो ये 3 उपखंड है, उसको याद रखना है आपको।
देखो पहला 20, पहला में क्या कहा गया, 20 पहला उपखंड में क्या बोला गया है, भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण है, ऑप्शन दे दिया जाएगा 20(1), 20(2), 20(3), किस अनुच्छेद में है, भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण है 20(क) में है। याद रखना, ऐसे ही उसके उपखंड को भी याद रखना है, उपखंड को भी याद रखना है, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अनुच्छेद 20 बस अगर पूछे तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। उसके बाद अनुच्छेद 20 का भी और उपखंड है, उपखंड पहला में क्या है, भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण 20(क) में है, याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं 20(2) में, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 20(2) में। ऐसे याद रखना है आपको। देखो भाई, मैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से फॉर्मेट पूछे जाते हैं पूरे डिटेल बताते जा रहा हूं ताकि आप इजीली समझ आए। दोहरे दंड से संरक्षण, अब ये क्या है इसको समझना है क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो मान के चलो आपने किसी का डंडा लिया और किसी का सर को फोड़ दिए, मान के चलो आपने क्या किया, किसी से झगड़ा हुआ आपका और आपने डंडा लिया, आप मूड को जो है पूरा फोड़ दिए, ठीक है, पूरा वो सामने वाला व्यक्ति खून से लथपथ हो गया, सामने वाला व्यक्ति गया सीधा FIR करा दिया आपके ऊपर, आपको जो सजा मिली, ठीक है, मान के चलो 1 साल की सजा, 2 साल की सजा जो भी मिली, 6 महीने की सजा मिली, 2 महीने की सजा मिली, एग्जाम्पल के लिए समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। आपने किसी का व्यक्ति डंडा लिया, किसी सामने वाले व्यक्ति का सर फोड़ दिया, सामने वाले व्यक्ति पूरा खून से लथपथ गया पुलिस ऑफिस में और आपको FIR कराया, आपको ऊपर मुकदमा चला, आपको मान के चलो 6 महीने की क्या हो गई, सजा हो गई। ठीक है, अब 6 महीने की सजा आपने काट लिया उस व्यक्ति को सिर को फोड़ने के लिए, फोड़ दिया था तो अब 6 महीने आपने सजा काट लिया, अब 6 महीने बाद आप जेल से निकले, आपको गलती का एहसास हुआ कि अरे हमको गुस्सा का शांत रखना चाहिए था, हमको उनका सिर नहीं फोड़ना चाहिए था, हमको खामोखा 6 महीने जेल में रह गए। ठीक है, अब 6 महीने आपने एक बार सजा काट लिया, ठीक है, 6 महीने बाद आप जेल से निकले, वो व्यक्ति आपको फिर देख लिया, अरे ये 6 महीने बाद जेल से निकल गया है, अब फिर वो सामने वाला व्यक्ति जाकर FIR लिखवाएगा, महाराज इसने जो है 6 महीने पहले हमारा सिर फोड़ा था, इसको एक बार और सजा दीजिए। तो वहां पर जो है कानून आपको जो FIR कराएगा उसको कान के नीचे बजाएगा, अरे भैया यही बोला गया है कि आपको एक जुर्म के लिए एक बार सजा दी जाएगी, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, समझ रहे हो। सामने वाला व्यक्ति फिर जाएगा FIR लिखाने की, इनको फिर एक बार सजा दीजिए, मेरा जो है सिर को फोड़ा हुआ था, बेचारा ने 6 महीना काट लिया, एक जुर्म के लिए एक बार सजा, ठीक है, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी सकते, यही बोला गया है अनुच्छेद 20(2) में, दोहरे दंड से संरक्षण, आपको एक बार की गलती के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता, एक बार जुर्म करने के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता, ठीक है, समझ रहे ना, एक ही जुर्म करने के लिए, पता है, ठीक है, वो व्यक्ति ने उनका सिर फोड़ा, उनको 6 महीने की सजा मिल गई, हो गया बात बराबर, एक जुर्म के लिए एक बार सजा। अब वो व्यक्ति अपराधी है, मान के चलो किसी को इस बार चाकू लिया, अलग व्यक्ति को उसका जो है पेट को क्या कर दिया, अंदर घुसा दिया चाकू को, या उसको हाफ मर्डर कर दिया, उसको फिर अब हाफ मर्डर के करने के क्षेत्र में फिर अलग से सजा मिलेगा, लेकिन एक ही बार जुर्म करेगा उसका 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हो ना, ध्यान से इस पॉइंट को समझना है। एक बार जैसे मान के चलो उसने सिर फोड़ा था, एग्जांपल के लिए बताया, उसको 6 महीने की सजा मिल गई, हो गया भैया, एक बार जुर्म किया, एक बार सजा मिल गई, अब फिर नया जुर्म करेगा, फिर उनको सजा मिलेगी, समझ रहे हो ना, ध्यान से पॉइंट को समझना है। इसी को बोला जाता है दोहरे दंड से संरक्षण, आपको एक बार जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। ये आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 20(2) में है। मैं आपको इसलिए डिटेल से बता रहा हूं भाई, जो नया फ्रेशर है उसको ध्यान में रखकर, जो नए एस्पिरेंट नए विद्यार्थी आए हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, संविधान का ए भी नहीं पता, उनको डिटेल से समझ आना चाहिए, और जो तैयारी कर चुके हैं, कुछ लोग बोलते हैं फास्ट तो पढ़ाइए, भाई आपको रिवीजन मिल रहा है, रिवीजन करने को और डिटेल से समझिए ना। अभी एडीओ के एग्जाम के लिए 3.5 महीना समय, बहुत समय, आपका समय से पहले कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन जो नए फ्रेशर, जो नए एस्पिरेंट आए हैं, उनका हैंड नोट बने, उनको एक बार तैयारी हो गया तो उनको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े, ये मेरा ध्यान है, ये मेरा मकसद है, याद रखिए, ठीक है। तो 20(2) में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। आपको मैं एक हमेशा संविधान का मैंने जो है इससे पहले अपने YouTube चैनल में पूरा क्लास फ्री में लगा दिया, उनका प्लेलिस्ट भी बना दिया, मेरे YouTube चैनल में देखना, पूरा संविधान का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं पूरे डिटेल में उसका एक एक टॉपिक को एक एक पूरा टॉपिक बना दिया हुआ है, ठीक है। अब वीडियो में फिर कर रहे हैं तो फिर अच्छे से देख रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने जब वहां पर
फ्री में जब कराया था, पूरा प्ले लिस्ट बनाया हुआ था, जब ये पढ़ रहे थे आर्टिकल 20(2) पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया हुआ था आर्टिकल 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण, जब मैं संविधान का जो उस टाइम पर प्ले लिस्ट बना रहा था, पूरा सब्जेक्ट बना रहा था, कि उदाहरण देकर बनाया हुआ था। अंधा कानून फिल्म आई थी, अंधा कानून, उस टाइम पर अमिताभ बच्चन थे, रजनीकांत साहब थे, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अंधा कानून जब टाइटल लिया गया तो बहुत विवादित रही कि ऐसा नाम क्यों रखा गया था, ठीक है। उसका मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये इसी आर्टिकल से लिया गया, इसी आर्टिकल से रिलेट करते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी, अमरीश पुरी साहब विलन थे, ठीक है। अरे साकार ठीक है, बीच बीच में मनोरंजन भी होना चाहिए। पढ़ाई को हमेशा इंजॉय से पढ़िए, याद रखना, मजा आना चाहिए। 3 इडियट में बोलता है नहीं कि हाँ, आपको जिस काम में मजा आए वो काम कीजिए। पढ़ाई में आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर लग जाए, नहीं, इंजॉय पैदा कर दे, उत्साह पैदा कर दे, वाह, ललक होना चाहिए पढ़ने में, तब मजा आता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, अंधा कानून में अमिताभ बच्चन साहब थे और अमरीश पुरी थे, ठीक है। तो कुछ उसके बीच मुझे तो स्टोरी उतना याद नहीं आ रहा है। तो फिर अमिताभ बच्चन ने क्या कर दिया, वो अमरीश पुरी को, झगड़ा उगड़ा हुआ तो अमरीश पुरी को मार दिया था, ठीक है। लेकिन अमरीश पुरी एक्चुअल में मरा नहीं था, वो कुछ नाटक कर दिया था, वो जिंदा था, ठीक है। लेकिन लोगों की नजर में मर गया था अमरीश पुरी, कानून के नजर में मर गया था। अब अमिताभ बच्चन की इधर पकड़ कर ले गए और अदालत ने बोला कि आपको जो है, किसी आपने सामने वाले का मर्डर किया, आपको 20 साल की सजा दी जाती है। अब अमिताभ बच्चन क्या था, 20 साल की उनको सजा हो गई, 20 साल की सजा हो गई। वो अंधा कानून मूवीज देखना आप, 20 साल की सजा हो गई। लेकिन एक्चुअल में जो है अमरीश पुरी अभी नहीं मरा था, वो सामने वाले दुनिया के नजर में जो है मरने का नाटक कर दिया था, और इधर फंस गया कौन, अमिताभ बच्चन, और 20 साल की उनको सजा हो गई। अब 20 साल की जब सजा हुई तो उनके, अब छोटी बच्ची थी, उनकी पत्नी, सब डेथ वेथ हो गई सदमे में, या फिर हम कैसे रहेंगे या अपने पति के बगैर, ऐसे करके स्टोरी आप देखना, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही था। तो जब 20 साल बाद अमिताभ बच्चन जब निकला, ठीक है, 20 साल बाद जब जेल से निकला, तो अमरीश पुरी मरा नहीं था। वो किसी जगह पर भाषण दे रहा था नेता बनकर, हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। अरे साका ठीक है, वो जो है कहीं पर भाषण दे रहा था। अब अमिताभ बच्चन को सदमा लग गया, अरे बाप रे, जिसको मैंने मारा था, जिसके मर्डर के जुर्म में मैं जो है जेल के अंदर गया था, वो तो मेरे सामने खड़ा हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ, और मैं, मेरे जिंदगी के 20 साल जो है बर्बाद हो गए। अब अमरीश पुरी भी सामने अमिताभ बच्चन को देखता है, अमरीश पुरी का, बाप रे, उसका भी हालत खराब हो जाता है। फिर अमिताभ बच्चन को बहुत गुस्सा आता है, तू तो मरा नहीं और मुझे जो है झूठी केस में फंसाकर जो है मर्डर के केस में 20 साल का सजा सुनवा दिया तुमने। तो वहीं पर अमरीश पुरी जैसे जो है देखता है अमिताभ बच्चन को, भाग जाता है स्टेज को, वो भाषण दे रहा था, अमरीश पुरी नेता बना हुआ था, वो भाग जाता है। अब अमिताभ बच्चन गुस्से में दौड़ाते दौड़ाते के सामने चाकू लेकर ना, दौड़ाते दौड़ाते कहां पर जाता, एक सी अदालत चल रहा होता है, किसी मुकदमा चल रहा होता है, तो वहां पर जो है अमरीश पुरी सीधा अदालत में घुस जाता है। अब अमिताभ बच्चन तो बहुत गुस्सा में था, जिसको मैंने मर्डर के केस में अंदर हुआ था, वो तो मरा ही नहीं था, और उसके बिना मारे हुए मैं उसके चक्कर में 20 साल का सजा काट दिया। तो दौड़ते दौड़ते अमरीश पुरी अपनी जान बचाते हुए अदालत में घुस गया, और अमिताभ बच्चन, अदालत चल रहा था, कोर्ट चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, और जज थे, पुलिस थे, सभी के सामने अमिताभ बच्चन ने चाकू निकाला और अमरीश पुरी को वहीं पर क्या कर दिया, पूरा मार दिया, जान से मार दिया, ठीक है। बहुत अच्छा फिल्म था। उस टाइम पर कानून को बताया गया था कि कानून वास्तविक में क्या क्या है, क्या दशा रही है, ऐसे करके। तो फिर क्या था, जज बोलता है, जज बोलता है, अमिताभ बच्चन को पहचान नहीं पा रहा था, तो जज, भाई 20 साल बाद दाढ़ी वाड़ी उनका बढ़ गया था, ठीक है। फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए आप, ठीक है। कभी मनोरंजन होना चाहिए, और पढ़ाई से रिलेट है ये, ऐसे बात नहीं बता रहा हूं। तो फिर अमिताभ बच्चन को क्या करता है पता है, जज बोलता है कि इसे जो है अरेस्ट कर लीजिए, पुलिस वाले को बोलता है अरेस्ट कर लीजिए उसे। गौर से देखिए जज साहब, आप शायद मुझे पहचान नहीं रहे हैं। ये जो इंसान को मैंने मारा है, आज से 20 साल पहले इसी व्यक्ति को मारने के लिए मुझे 20 साल की सजा दी थी। गौर से याद कीजिए जज साहब, आप आए। भाई जज को अमिताभ बच्चन ये बोलता है कि आप याद कीजिए जज साहब, 20 साल पहले इसी व्यक्ति के मर्डर के लिए आपने मुझे 20 साल की सजा दी हुई थी। याद कीजिए जज साहब, अपने उन किताबों को, फाइलों को खोल कर दीजिए, ये वही इंसान है जिसके लिए आपने मुझे 20 साल की सजा दी थी। आई। तो फिर वहां माहौल ऐसे बन जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं, पुलिस लोग जो है ऐसे पकड़े जाते हैं उनके भुजा को पकड़ने के लिए, हटाइए,
गौर से याद कीजिए जज साहब, ये वही इंसान है जिसके लिए आपने मुझे 20 साल की सजा दी थी। फिर अमिताभ बच्चन बोलता है कि आपका ये कानून मुझे एक बार की जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। अरे सुनते हैं जज साहब, आपका ये कानून एक बार के जुर्म के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दे सकता। अगर देना चाहते हो तो लाइए मेरे 20 साल। अमिताभ बच्चन को जो है अमरीश पुरी को मारने के लिए एक बार 20 साल की सजा हो गई थी। अब उसी जुर्म के लिए जज बोलता है कि इसे फिर से अंदर कीजिए, तो अमिताभ बच्चन ये बोलता है कि भैया आप मुझे एक बार के जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। यही आर्टिकल 20(2) में है, दोहरे दंड से संरक्षण। एक बार जुर्म के लिए एक बार सजा, ठीक है, 2 बार आप सजा नहीं दे सकते। एक ही जुर्म के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते। अमिताभ बच्चन बोलता है सीधा कि अगर आप मुझे जो है सजा देना चाहते हैं तो लाइए मेरे 20 साल। जज साहब भाई बहुत बेहतरीन सीन था उस फिल्म का, यही आर्टिकल है, दोहरे दंड से संरक्षण। चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 20(3). आर्टिकल 20(3) में क्या है? अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है, ठीक है। अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 20(3) में है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 20(1) में क्या है? भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। 20(2) में क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। 20(3) में क्या है? अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। क्लियर, ठीक है। अनुच्छेद 20 देख लिया, 20 में जो उपखंड थे उसको देख लिया। अनुच्छेद 21 देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, आपको जीने का अधिकार है, संविधान आपको जीने का अधिकार देता है। देखना, आप बहुत से फिल्मों में देखेंगे कोई सुसाइड कर रहा होगा या फिर कोई अपने आप को मारना भी चाहता है, तो अगर कानून आपको मरने नहीं देगा, आपको बचा लेगा, ठीक है। आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कोरोना में देखेंगे कि सरकार ने कितना ध्यान दिया था, सभी लोगों को फ्री वैक्सीन दिया होता, सभी लोगों को आवास की सुविधा देता है, सभी लोगों को जल की सुविधा देता है, सभी को राशन की सुविधा देता है, सभी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्र गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, आपको मरने नहीं देता आपका संविधान। आपको सिर्फ जीना है, गरिमामय पूर्ण जीवन आपको जीना है, ठीक है। आपको आवास की सुविधा कराएगा, स्वास्थ्य की सुविधा कराएगा, ठीक है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कभी कभी ये पूछा जाता है निजता का अधिकार। आप किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते। पता चला किसी के कॉल रिकॉर्डिंग कर लिए, ये दंडनीय अपराध है। किसी की जो है प्राइवेट जगह पर जाकर के, मान के चलो कोई जगह है, वहां पर आप वीडियो रिकॉर्ड करके उसकी निजता प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं, ये दंडनीय अपराध है। आपको ध्यान में रखना है, किसी की आप प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते, ठीक है। मान के चलो कोई नहा रहा है, आपको उसका आप वीडियो बना लिया, किसी लड़की का, महिला का, वो गलत बातें हैं भैया, वो नीचे उसकी अपनी प्राइवेसी है, ठीक है। उन्हें निजता का अधिकार है, उनकी प्राइवेसी उनका अधिकार है। आप किसी उनका प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते, ठीक है। ये दंडनीय अपराध है, ध्यान से समझिए। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? हर व्यक्ति को अपने गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। याद रखना, आपको स्वास्थ्य का अधिकार है। देखना, सरकार आपको पोलियो का ड्रॉप पिलाएगी, कोरोना में जैसे वैक्सीन दी थी, आपको आवास देगी, ठीक है। निजता का अधिकार है, मैंने बताया, आपकी प्राइवेसी आपका अधिकार है, कोई इसे लीक नहीं कर सकता, ठीक है। ये दंडनीय अपराध है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 22, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं अभी? स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। हमने पहला देख लिया समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, और हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। अब ये 22वां अनुच्छेद देखते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, ठीक है। मान के चलो कोई व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस जो है, पुलिस के ये कर्तव्य बनता है कि 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसे यह अधिकार है कि वो अपने मनपसंद का वकील जो है चूज कर सकता है अपने केस को लड़ने के लिए। समझ आ रहा है? पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने घंटों के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है? 24 घंटे के अंदर उसे जो है सामने वाले व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट में, न्यायालय में प्रस्तुत करना जरूरी है। लेकिन एक कंडीशन और दिया जाता है। मान के चलो कोई व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया, अब जो है मान के चलो कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया और कोई व्यक्ति जाकर छुपा हुआ था किसी जंगल में। अब जंगल से उसे पकड़ कर लाते लाते लाते, हवालात के लाते लाते उसको 6 घंटा यात्रा में ही लग गया। अरे भाई, कोई जरूरी थोड़ी कि आपके घर से उठा कर ले जाए, या घर से आपकी जो है अदालत बहुत दूर पर है, या फिर कोई बहुत दूर तक भागा भागा फिर रहे, वहां से पकड़ कर लाए। तो पकड़ कर लाया हुआ उस यात्रा के दौरान जो अवधि लगी उसे 24 घंटा में नहीं जोड़ा जाएगा।
भाई यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको अगर कोई गिरफ्तार करता है तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, न्यायालय में क्या करना पड़ेगा, आपको उसे समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति जंगल में जाकर छुपा है और बहुत दूर है जंगल, कम से कम 250-300 किलोमीटर मान के चलो, और हवालात में लाते लाते 8 घंटा लग गया, यात्रा में ही समय लग गया। भाई गाड़ी में ही आते हैं, उसे पकड़ कर लाने में 8 घंटा लग गया। तो जो यात्रा में लगा समय है उसे नहीं जोड़ा जाता। मान के चलो सैटरडे को गिरफ्तार किया, अब आपको 24 घंटा के अंतर्गत क्या करना है, आपको न्यायालय में पेश करना है। अगला दिन संडे पड़ गया तो इसीलिए बोला गया है कि आपको यात्रा के दौरान लगा हुआ समय या फिर अवकाश, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। समझ आया? आपको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटे में प्रस्तुत कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो कितने घंटों में न्यायालय में सामने प्रस्तुत करना है, 24 घंटे अंतर्गत, ठीक है। लेकिन यात्रा में जो लगा समय उसे नहीं जोड़ा जाएगा, और या अगर अवकाश हुआ उसे नहीं जोड़ा जाएगा, छुट्टी का दिन पड़ गया उसे नहीं जोड़ा जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि भैया आपके मनपसंद क्या है, वकील रखने, केस लड़ने के आपका अधिकार है, आप अपने मनपसंद का वकील रख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कारण है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में आपको ध्यान रखना है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, ये आर्टिकल 22 आपको ये अधिकार देते हैं, ठीक है। हम मौलिक अधिकार देखते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया, सबसे पहला मौलिक अधिकार क्या देखा था, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा क्या देखे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक था, ठीक है। समझ आ रहे, संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, 2 देख लिए, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। अब देखेंगे तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और इसका अनुच्छेद कितने से कितना तक है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको एक और दे दिया जाएगा, समता का अधिकार अनुच्छेद है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। ऐसे आपको पूछा जाता है, अनुच्छेद याद रखना है, ठीक है। और एक एक अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगर आपसे पूछे शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने अनुच्छेद तक है, तो 23 और 24 है, ठीक है। अगर आपको ये पूछे समता के अधिकार कौन कितने अनुच्छेद तक है, तो 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। ऐसा आपको याद रखना। उसके बाद 23 और 24 को डिटेलिंग याद रखना है कि 23 और 24 में क्या बोला गया है। 14 अनुच्छेद क्या कहता है, 15 अनुच्छेद क्या बोलता है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या है, 19 के उपखंडों में क्या है, 20 में क्या है, 20 के 20(2) क्या कहता है, 21 क्या है, 22 क्या है। ऐसा आपको याद रखना है अनुच्छेदों को, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 23। ध्यान से समझिए, मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 23 में किस बात की चर्चा है। तो भैया आपको ऐसा है कि मानव दुर्व्यापार, ऐसा पहले होता था ना कि मानव को बेच दिया जाता था, जाओ ये हमारा गुलाम हो गया, या फिर ऐसा होता था कि कुछ पैसे में या बहुत ज्यादा पैसा देता था तो उसे उस इंसान को बेच दिया जाता था, दुर्व्यापार कर दिया जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि ये हमारा गुलाम है, इसको जानवरों की तरह काम करो और कोई पैसे मत दो, ये भैया दंडनीय अपराध है, ठीक है। आप मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, मानव का आप बेगारी नहीं करा सकते, जितना आप काम कराएंगे उसका आप जो है पैसे दीजिए, पहले का जमाना गया है, ठीक है। संविधान की एक खूबसूरती है, आप देखिए, समझ आ रहा है। इसलिए आप गवर्नमेंट एग्जाम निकले ये अधिकारों को जानना, ताकि आपका खुद का शोषण ना हो सके, कोई आपका शोषण ना कर सके, कोई आपके ऊपर अत्याचार ना कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे काम करा लिया जाए भैया और आपको पैसा नहीं देगा सामने वाले का, भैया बताइए कि ये आर्टिकल 23 का आप उल्लंघन कर रहे हो, समझिए। तो ऐसा पढ़े लिखे रहिए आप, ठीक है। कोई आपका शोषण नहीं करा सकता। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, उससे काम करा लिए तो उसको पैसे नहीं देंगे, बेगारी आप काम नहीं करा सकते, उसको पैसा देना पड़ेगा। ये आर्टिकल 23 में है। क्लियर हो गया। अगला हम देखते हैं आर्टिकल 24। ध्यान रखना, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध है। समझ आया। कोई बड़ा बड़ा कारखाना है, जैसे कांच का भट्टी है, ईंट की भट्टी है, बड़े बड़े विस्फोटक पदार्थ है, उसका फैक्ट्री है, बड़े बड़े उद्योग है, वहां पर 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे को काम कराना प्रतिबंध है। याद रखिए, दंडनीय अपराध है। ये किस बात में है, अनुच्छेद 24 में है। पता चला कोई बच्चा है 13 साल का या 8 साल का या 9 साल का, उसे ईंट की भट्टी में काम करा रहे हो,
भाई ये कहीं न कहीं क्या है, दंडनीय अपराध है। लेकिन आप देखेंगे कि गरीबी क्या नहीं करा देती। एक गरीब व्यक्ति 9 से 10 साल का जो बच्चा है वो बड़े-बड़े जो है सामान को ढो देता है। बड़े-बड़े जो है सीमेंट बोरी को उठा करके 3 मंजिल 4 मंजिल पर ले जाता है। देखिए गरीबी क्या नहीं करा देती। लेकिन अनुच्छेद 24 क्या बोलता है कि 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चे को आप क्या नहीं करा सकते भैया, आप कोई ये बाल श्रमिक में आएगा, ठीक है, बालात श्रम में आएगा। ये कहीं कहीं दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 23 और 24 समझ आ गया। अब देखते हैं ये चौथा जो है मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान से समझिए, संविधान में कितने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। तीसरा अधिकार क्या देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। चौथा में क्या देखा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद याद रखना 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करके आपको दे दिया जाएगा, आपको मैच द फॉलोइंग मिलाना पड़ेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अब पूरे एक एक आर्टिकल को आपको देखना है। चलिए आर्टिकल 25 क्या बोलता है, अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। सभी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, आचरण करने का अधिकार होगा। ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, अंतःकरण। आप अपने धर्म को, आप जिस भी धर्म में रहते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, आप अपने धर्म को अंदर से मानिए। आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए। आप अपने धर्म का जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं करिए। अपने धर्म का आचरण करिए। जैसे हिंदू तिलक लगाना चाहता है, धोती पहनता है, धागा पहनता है। मुसलमान अपने हिसाब से जो भी आचरण है, चर्च की अपनी अपनी वेशभूषा है। तो अपने अपने धर्म का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, ठीक है, इसमें कोई मनाही नहीं है। आप स्वतंत्र हैं अंतःकरण से अपने धर्म को मानने के लिए। ठीक है, देखना कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आप जिस भी धर्म में रहते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। ये क्या है, अपने अंतःकरण से मानिए उसे। अनुच्छेद 25 क्लियर हो गया ये बातें। ध्यान से देखना, अनुच्छेद 26, ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना। देखो, आप अपने धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रबंधन करना चाहते हैं, आपकी फुल आजादी है। जैसे आपको मंदिर बनाना है, कहीं पर आपको भगवान शिव की मंदिर बनाना है, माता लक्ष्मी की मंदिर बनाना है, कहीं पर आपको जो है बजरंग बली की मंदिर बनाना है, तो आप जिस भी धर्म में रहते हैं, जिस भी आपको जो है कोई भी प्रबंधन कार्य करना है, कोई भी मंदिर कोई मुसलमान अपना मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई चर्च, कोई ईसाई अपना चर्च बनाना चाहता है, धार्मिक प्रयोजनों के लिए क्या है, अपने संस्थान की स्थापना कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना ट्रस्ट चला सकता है, उससे जो पैसे आएंगे उस पैसे को आप लंगर चलाइए, लोगों को, गरीबों को आप भोजन खिलाइए, उस पैसे जो आएगा उसे लोगों पे कपड़ा बांटिए। अब जितना से जितना हो सके हेल्प कीजिए, जितना से अधिक हो सके आप हेल्प कीजिए। तो ये क्या है, अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना है। क्लियर हो गया बातें। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए, ध्यान से समझिए, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता है। इसे याद रखिए, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता है। मान के चलो कहीं पर कोई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई धर्म की उन्नति करना चाहता है, अपने अपने धर्म की उन्नति करना चाहता है, और आपसे जो है पैसा ले, आपसे जो टैक्स ले, आपसे जो शुल्क ले, और आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। आप धर्म की उन्नति करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को आप जो है फोर्स नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते कि आप भी पैसा दीजिए तब हम धर्म की उन्नति करेंगे। सामने वाले व्यक्ति को अपने धर्म की उन्नति के लिए आप जो है शुल्क नहीं मांग सकते, उसे मजबूर नहीं करेंगे आप उनसे कर मांगने के लिए। ठीक है, देखो, आप अपने धर्म को उन्नति करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, प्रसार करना चाहते हैं, करिए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को धर्म की उन्नति के लिए आप जो है कर दीजिए, शुल्क दीजिए, ऐसा आप मजबूर नहीं कर सकते। आप पैसे दीजिए, हम सामने वाले धर्म को उन्नति करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, आप लोग पैसा दीजिए, ऐसा आप जो है कर देने के लिए क्या नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को आप जो है क्या नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, आप धर्म का अपना प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को जो पैसे दीजिए, कर दीजिए, हम उस पैसे से हम क्या करेंगे, उन्नति करेंगे। आप सामने वाले व्यक्ति को जो है कर देने के लिए क्या बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर सकते। यही आर्टिकल 27 में है। क्लियर हो गया।
अगला देखते हैं अनुच्छेद 28। ठीक है, अनुच्छेद 28 में क्या है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में है। ठीक है, देखो कोई राज्य पोषित है, पूर्णतः राज्य पोषित कोई शिक्षा संस्थान है, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट शिक्षा संस्थान है, वहां पर कोई धर्म की आप शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, याद रखना, कोई राज्य पूर्णतः राज्य पोषित कोई शिक्षा संस्था है, वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 28 में है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अगला देखते हैं। हमने अभी तक जो है 4 जो है मौलिक अधिकार देख लिया। टोटल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, हमने 4 मौलिक अधिकार देख लिए हैं, जैसे समता का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक के। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में है। ठीक है, फिर 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं पांचवा जो मौलिक अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में है। ठीक है, याद रखने हैं आर्टिकल और 29 30। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको मोस्ट द फॉलोइंग करके दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 29 देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दैट इज अ मोस्ट डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। याद रख लीजिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अब 29 का जो खंड है, 29(1) में क्या है, आपको ध्यान में रखना है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी को विशेष धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ध्यान से आप समझिए, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्ति को अपने जो भाषा है, संस्कृति है, लिपि है, इनको जो है संरक्षित करने, बढ़ावा देने का अधिकार है। जैसे मान के चलो, आप जब मध्य प्रदेश में अपनी वेशभूषा है, अपनी संस्कृति है, जैसे आदिवासियों की अपनी कला है, संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की अपनी वेशभूषा है, कला है, संस्कृति। आप जैसे साउथ में चले जाइए, साउथ में देखेंगे बहुत से लोगों का पहनावा, आप वेशभूषा देखें, उनका जो भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आप देखेंगे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी लोगों को अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है, उन्हें बढ़ावा देने का अधिकार है, उनको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है, यही बात बोला गया है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी को अपने विशेष भाषा, ठीक है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तकरीबन हिंदी, ये मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगी। जैसे नीचे साउथ में चले जाएं या पूर्वी भारत में चले जाएं, तो सभी लोगों को अपनी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। इस बात की 29(1) में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 29(2)। इस राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश किसी भी नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यान से इसको यह समझना, अगर कोई राज्य पोषित जो है शिक्षा संस्थान है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर आपको जो है वंचित नहीं किया जाएगा। अब ध्यान से कैसे समझना है, मान के चलो कोई राज्य पोषित शिक्षा संस्थान है, कोई स्कूल है, मान के चलो, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि तू अलग जाति का भैया, तुझे हम इसमें एडमिशन नहीं देंगे, या तू तो अलग लिंग का है, या फिर तो अलग जाति है, वेशभूषा है तेरी, तू अलग धर्म का है, लोग है, तुझे हम एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। तो जो राज्य पोषित शिक्षा संस्थान है, उसमें जो है आपको ध्यान में रखना है, किसी भी नागरिक को, कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मूल का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी के लिए समान भाव से शिक्षा जो है प्रदान किया जाएगा। ये किसमें है? 29(2) में है। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 30, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से समझना। 29 और 30, अनुच्छेद 30 देखेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये मेनली याद रखना क्योंकि इनको बहुत बार पूछा जा चुका है। जहां पर पूछा जा चुका है आपको मैं फोर्स कर देता हूं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, इसको याद रखना। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्ग जो है, ध्यान आपके याद करने का तरीका ज्यादा माइंड में रखना है, ठीक है, ये ध्यान हो गया। अगला हम देखते हैं छठवां मौलिक अधिकार। 5 मौलिक अधिकार देख लिए, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संवैधानिक
उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। याद रख लीजिए क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में है। और इसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है या हृदय कहा जाता है। इसको आर्टिकल 32 को समझ आ रहा है ये, ठीक है। संवैधानिक उपचार के अधिकार किसमें है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है और इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहते हैं। अभी इसे स्टेट पीसीएस 2023 या 24 में पूछा हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी एक दो साल के अंतर्गत जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुआ इसमें यही पूछा गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 को कहते हैं। क्लियर होगा? अगर संविधान की रीड अगर पूछे तो किसे कहते हैं भैया? आप कमेंट करके बताइए, मैंने बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है। संविधान का रीड किस अनुच्छेद के कहते हैं और इसे जो क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा या हृदय कहते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 32 देख लेते हैं, ध्यान से समझना है आपको। इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहते हैं। क्लियर हो गया? मूल अधिकार उल्लंघन या हनन होने पर, ध्यान से आप समझना है, आपके मूल अधिकार का अगर हनन होता है या उल्लंघन होता है, ध्यान में रखना है अनुच्छेद 32 के तहत, ये अनुच्छेद 32 देख रहे हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, याद रखना सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अब इसको कैसे पूछा जाएगा मैं पूरा डिटेल में आपको इसको बताऊंगा, क्योंकि इसे संविधान की आत्मा है और हृदय है, तो मेरा भी फर्ज बनता है आपको बहुत डिटेल से आपको बताऊं मैं, ठीक है। ध्यान से एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। क्लियर हो गया? इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहते हैं। अगर आपके मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, अभी कितने मौलिक अधिकार देखे हैं? अभी शुरू से लेकर पूरा टॉपिक चल रहा है, मौलिक अधिकार देख रहे हैं ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लगातार मैं कराते चला रहा हूं, यही मौलिक अधिकार है आपका। आप तो मौलिक अधिकार का टॉपिक चल रहा है ना, तो जितने देख रहे हैं मौलिक अधिकार ही कर रहे हैं। अगर मान के चलो मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। और कितने प्रकार के रीट जारी करता है ये पूछा जाता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और इसको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि हमारे मूल अधिकार का हनन उल्लंघन, अभी तक मैंने जितने बता रहा हूं तो मूल अधिकार है, उसी का अगर कोई हनन करता है उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है। अब कैसे पूछा जाएगा? अगर जो है मूल अधिकारी को हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है कितने प्रकार का रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। इसी को कैसे क्वेश्चन घुमाता है कि अगर आपकी जो मूल अधिकारों का हनन होता है तो हाई कोर्ट जो है कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो हाई कोर्ट जो है 226 अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, पूछा जाता है इसको, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रीट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। क्लियर हो गया ये बातें? चलिए देखते हैं 5 प्रकार के रीट के बारे में देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको एक ही वीडियो में जो है सारे मौलिक अधिकार, जितने भी 6 मौलिक अधिकार है पूरे कंप्लीट कराया जा रहा हूं मैं, तो थोड़ा आप जो है धैर्य रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे भी पता है, मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप आराम से देखिए तो आपको क्या तकलीफ होगा, है नहीं, ठीक है। थोड़ा इंजॉय से पढ़िएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, याद रखना किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 या अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है। रीट क्या है? रीट एक प्रकार का आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? आदेश है, और उस आदेश को मानना भैया बहुत जरूरी है, ठीक है। जिसे आदेश दिया है भैया उसको तो मानना पड़ेगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय के पास बहुत पावर होता है, इसके सामने अच्छे अच्छों का जो अच्छे लोग पानी नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो रीट का मतलब क्या है? एक प्रकार का न्यायालय का आदेश है। क्लियर समझिए? 5 प्रकार के रीट देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हैबियस कॉर्पस इसका मतलब क्या होता है? या बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक और सभी 5 तरह के रीट दे दिए जाएंगे, एक तरफ उनका अर्थ दे दिया जाएगा आपको, मैं मतलब फॉलोइंग करके पूछा जाता है, ठीक है। और जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं पूरा डिटेल बताते चला जाऊंगा, ठीक है। 5 प्रकार के रीट होते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाएगा कितने प्रकार के रीट जारी होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? शरीर प्राप्त करना, ठीक है, शरीर प्राप्त करना। क्लियर? ऐसे ही पूछ दिया जाएगा हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको एक और पूरा इसका अर्थ दे दिया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण को आपको मैं थोड़ा बता देता हूं डिटेल में। देखो, मान के चलो आपके घर का कोई व्यक्ति है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, या आपके रिश्तेदार है या आपके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। आप ढूंढ ढूंढ के परेशान है कि हमारा बच्चा कहाँ है। अरे गिरफ्तार किया है, ठीक है, तो हमें उसे मिलना है कि कहाँ है वो, आखिर हमें पता नहीं है। आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं, ठीक है। तो भैया आप ये रेट याचिका दायर कीजिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। फिर
न्यायालय जो है एक रिट आदेश देगा, ठीक है, अरे भैया हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ओए भैया जिसने आपने गिरफ्तार किया उसे 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ये होता है बंदी सशरीर प्राप्त करना का मतलब क्या है, आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, आप परेशान है कि वो कहाँ है, भैया हमें उनसे मिलना है, बातें करनी है, वो कहाँ है आखिर। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप क्या करेंगे, याचिका दायर करेंगे, फिर जो है रीड देगा, आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट, ओ भैया हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, ये जो है रीड जारी करेगा, आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, भैया 24 घंटे के अंतर्गत जो है उस व्यक्ति को जो है न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत कीजिए कि उसे बंदी बनाए जाने, उसे जो है गिरफ्तार किए जाने के पीछे का कारण क्या है, उसकी प्रॉपर जांच हो सके। यह क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। देखो अनुच्छेद 32 को इसलिए जो है संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, उसे सशरीर प्रस्तुत करो भैया, प्रस्तुत करो, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, परम आदेश, परमा आदेश। परमा आदेश मतलब मैंडेमस, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ को भी याद रख रहे हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं। ऐसे आपको मैंने अभी क्या बताया, एक और आपको क्या कर दिया जाएगा, मैं इसको फॉलोइंग करके, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत प्राप्त करना, मैंडेमेंस या परमा आदेश, हम आदेश देते हैं, ऐसा आपको मैं फॉलोइंग करके पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको मैं समझाते चले जाता हूँ। परम आदेश, मान के चलो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई लोक प्राधिकारी, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कोई गवर्नमेंट टीचर है भैया, वो 10 बजे उनका ड्यूटी है आने का, पता चलो वो हफ्ता हफ्ता भर गायब रहता है, 3 बजे 4 बजे स्कूल आता है। कोई गवर्नमेंट और ऑफिसर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, डिप्टी कलेक्टर है, मान के चलो उनका 10 बजे का टाइम हो, आता है 3 बजे आता है, आराम से सोकर उठकर, शाम को 3 बजे आता है, आधा घंटा रहता है, कोई काम नहीं करता भैया, वो निकल जाता है। तो आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर करेंगे, फिर वहां से आएगा भैया, क्या आएगा, परमा आदेश, रेड जारी करेगा, हम आदेश देते हैं भैया तुम जो है अपना काम सही ढंग से करो, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आगे अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते हम, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है, याचिका दायर कीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है क्या करेगा, परमादेश, रेड जारी करेगा, फिर देखिए उसका क्या हाल होता है। समझ आ रहा है, ये होता है परमादेश या मंडमेंस, हम आदेश देते हैं। समझ है, मैं थोड़ा फास्ट करूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप इजिली समझ आ रहा होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए अगला देखते हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिटेशन, ठीक है। अगला रीड क्या है, तीसरा रीड क्या है, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन कहते हैं इसे, इसका अर्थ होता है रोकना, ठीक है, रोकना। और यह रीड जो है सिर्फ न्यायपालिका से संबंधित है, न्यायपालिका से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है आपको, इसका अर्थ भी याद रखना है। जैसे बंदी प्रत्यक्षी, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है शरीर प्राप्त करना, परमा आदेश मैंडेमेंस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, इसका अर्थ होता है रोकना, और यह सिर्फ न्यायालय से संबंधित है। मान के चलो कोई अधीनस्थ न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मान के चलो, या लोअर कोर्ट है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है, तो ऊपर वाला जो हाई कोर्ट है मान के चलो क्या करेगी भैया, उसके कार्य को रोक देगी, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, रोकना। अगर कोई नीचे वाला अदालत है, नीचे वाला न्यायालय है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करता है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं, तो उसके ऊपर वाला जो न्यायालय है वो क्या करती है, रोक देगी उसके कार्य को, ओ भैया तुम रुको, ठीक है, तुम अतिक्रमण कर रहे हो, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के डिसीजन दे रहे हो, कार्य कर रहे हो। तो जो ऊपर वाला न्यायालय है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कौन रोक देगा, हाई कोर्ट रोक देगा, ठीक है। हाई कोर्ट बोलेगा कि ओ भैया अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भैया तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे रहे हो या कार्य कर रहे हो, क्या कर देगा, रोक देगा हाई कोर्ट, ठीक है। इसी को बोलोगे है प्रतिषेध, अर्थ होता है रोकना, ठीक है। ये सिर्फ न्यायालय से संबंधित है, क्लियर हो गया। जो अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है, तो जो ऊपर वाले न्यायालय जैसे हाई कोर्ट हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, क्या कर देगा, नीचे वाले न्यायालय को क्या कर देगा, प्रतिषेध कर देगा, रोक देगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण सर्ज्यूरी, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, निकाल कर प्राप्त करना, निकाल कर प्राप्त करना, यह भी न्यायालय से संबंधित है, मान के चलो अभी, ठीक है, यह भी न्यायालय से संबंधित है। सर्ज्यूरी का मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण को सर्ज्यूरी बोलते हैं, इसका अर्थ होता है निकाल कर प्राप्त करना। इसके अर्थ को आपको ध्यान में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर प्राप्त करना, परम आदेश, हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध मतलब रोकना होता है, ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब होता है सर्ज्यूरी, ठीक है, ये भी क्या होता है, न्यायालय से संबंधित। अब ध्यान से समझना, मान के चलो कोई अधीनस्थ न्यायालय है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, या फिर जो नीचे वाले अदालत है वो जो है कोई निर्णय सुनाने में विधि भूल करती हो, भाई स्वाभाविक सी बात है, भूल कर दी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है, उस केस को अपने पास बुला सकता है,
ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है निकाल कर प्राप्त करना। कोई नीचे अदालत है, अधीनस्थ न्यायालय है, लोअर कोर्ट है, मान के चलो वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, कोई डिसीजन सुनाने में कोई मिस्टेक कर दिया या विधि भूल हो गई, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस केस को अपने पास बुला सकता है। और जो नीचे वाले मान के चलो अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिसीजन सुनाया था उसे क्या कर सकता है, उसे जो है बदल सकता है। हाँ कि नहीं, तुमने जो है डिसीजन सुनाने में विधि भूल कर दी है, अब हम सुनाएंगे नया। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है निकाल कर प्राप्त करना। कोई नीचे नीचे वाला अधीनस्थ न्यायालय है, वो डिसीजन सुनाने में कोई भूल कर दिया, विधि भूल हो गई। ठीक है, अगर कोई केस को मंगाना है, ठीक है, तो मंगा सकता है। जैसे अधीनस्थ न्यायालय है तो हाई कोर्ट बोलेगा अरे भैया इस केस को हमारे पास भेजिए। ठीक है, तुमने जो डिसीजन सुनाया था वो थोड़ा मिस्टेक था, विधि भूल हो गई, हम नया डिसीजन सुनाएंगे। इसी को बोला जाता है उत्प्रेषण या निकाल कर प्राप्त करना। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को क्या बोलते हैं, क्यू वारंटो, जिसका अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है। अर्थ याद रखिएगा, ठीक है, और इसको जो समझा रहा हूं ध्यान से समझिए। क्यू वारंटो भी बोलते हैं इसको, कभी कभी अधिकार परीक्षा नहीं बोलते, इसको लिख देगा क्यू वारंटो। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, आपका प्राधिकार क्या है। ध्यान से आप समझिए, मान के चलो कोई व्यक्ति है डिप्टी कलेक्टर बन गया, ठीक है, कोई जो है तहसीलदार बन गया, कोई आईपीएस बन गया, फर्जी तरीके से बन गया, उसके पास सही जो है कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, और वो क्या बन गया, वो आईएएस आईपीएस बन गया। मान के चलो कभी कभी भ्रष्टाचारी के रूप में देखने को आपको मिल सकता है। कोई व्यक्ति जो है क्या बन गया, आईएएस आईपीएस डिप्टी कलेक्टर या कोई गवर्नमेंट जॉब में लग गया। अगर आपको डाउट है कि भैया इसने तो पढ़ा लिखा नहीं है, 12वीं बस पास है, कैसे एसडीएम बन जाएगा, कैसे तहसीलदार बन जाएगा, तो यही यही रीट जारी होगा। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, आपका क्या प्राधिकार है, आप प्रूफ दीजिए भैया, आप जो है पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, आपके पास जो है प्रमाण है कि नहीं है। अगर आपको शंका है तो इस रीट के माध्यम से जो है क्या सामने वाले की पूरी जांच हो सकती है। समझ आ रहे हैं बातें। रीट के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति का क्या हो सकता है, जांच हो सकता है। आपके पास वैधानिक दस्तावेज है कि नहीं है, आपने फर्जी तरीके से उस पद का ग्रहण थोड़ी ना कहा है, क्या आपका प्राधिकार है, किस अधिकार से उस पद पर है आप, पूरा ये इस रीट के माध्यम से आप जो है पूरी जान सकते हैं। अगर कोई कभी कभी होता है फर्जी हो जाता है, तो उस फर्जी निकल जाता है, उसके पास डिग्री नहीं, फर्जी डिग्री है, तो क्या कर देगा, उसे पद से हटा देगा, उसे रोक देगा। यही होता है भैया अधिकार परीक्षा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं भी थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में पूरे 6 मौलिक अधिकार देख लिए हैं। ठीक है, और जहां जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम ने पूछा पूरे डिटेल में मैंने वहां पर बताने का भी प्रयास किया है। ठीक है, ये था एडीओ का चौथा क्लास, और लगातार जो है हमारे साथ वीडियो में आप बने रहेंगे, एडीओ की लगातार क्लासेस आएंगी। चलिए मिलते हैं क्लास 5 पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।